नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। इसमें दोस्तों आपको पता होगा इस बार केवीएस के एग्ज़ाम में आपसे 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें दोस्तों 180 प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे, इसमें भी जो भाग 1 होगा इसमें 100 प्रश्न होंगे और दूसरे भाग में 80 प्रश्न हैं। दोस्तों, भाग 1 में जो 100 प्रश्न हैं इसमें दोस्तों 10 प्रश्न जो हैं वह जीएस के होंगे। 10 प्रश्न जीएस के होंगे। इसमें दोस्तों आपका जो करंट अफेयर है वह भी शामिल होगा। उसके अलावा दोस्तों जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग के दोस्तों 5 प्रश्न शामिल होंगे और कंप्यूटर के भी दोस्तों 5 प्रश्न शामिल होंगे। तो रीजनिंग के 10 प्रश्न और जीएस के दोस्तों 10 प्रश्न और रीजनिंग के 5 प्रश्न और कंप्यूटर के 5 प्रश्न, इन दोस्तों 20 प्रश्नों पर आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का शहर है लोथल, इसकी खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी दोस्तों एस.आर. राव ने। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही होगा। एस.आर. राव ने दोस्तों लोथल की खोज की थी। और कब की थी? तो दोस्तों 1954 से 1962 के मध्य। दोस्तों 1954 से 1962 के मध्य जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज हो रही थी। तो इसी दोस्तों टाइम पीरियड के मध्य में एस.आर. राव जी द्वारा लोथल की खोज की गई थी। लोथल की बात की जाए दोस्तों, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे दोस्तों लोथल स्थित है। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए कि लोथल जो स्थल है कहाँ पर, तो लोथल है दोस्तों गुजरात में। गुजरात में है। और गुजरात में भी दोस्तों जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, अहमदाबाद ज़िला, इसी में दोस्तों लोथल स्थित है। लोथल की बात दोस्तों की जाए तो यहाँ मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना मिला है। उसके अलावा दोस्तों अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दयाराम साहनी जी के बारे में, तो दोस्तों दयाराम साहनी जी यह हड़प्पा के खोजकर्ता थे, हड़प्पा के। और इन्होंने हड़प्पा की खोज कब की? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। और हड़प्पा दोस्तों जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। और दोस्तों जो हड़प्पा है यह स्थल कहाँ है? तो वर्तमान में दोस्तों जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब जो प्रांत है दोस्तों पाकिस्तान का, इसी में दोस्तों पंजाब प्रांत में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों यह स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके अलावा बात की जाए राखालदास बनर्जी के बारे में, दोस्तों राखालदास बनर्जी जी जो हैं इन्होंने किसकी खोज की? तो मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की खोज की। कब की? तो 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है स्थल कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान का दोस्तों सिंध प्रांत का लड़काना जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दोस्तों लड़काना जिला। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों आर.एस. बिष्ट जी जो हैं, इनके बारे में दोस्तों बात की जाए, आर.एस. बिष्ट जी, इनका पूरा नाम क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों इन्होंने किसकी खोज की? तो बनमाली की दोस्तों। यह भी हड़प्पा का ही स्थल है। बनमाली की खोज की। और कब की? तो 1974 में। बनमाली जो है दोस्तों यह रंगोई नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे। और जो बनमाली है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का हिसार जिला, हिसार डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रश्न जो था हमारा, लोथल की खुदाई किसने की? तो एस.आर. राव जी ने जो है लोथल की खुदाई की थी। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायु पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत जो है वह
पाई जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे क्षोभ मंडल, उसके बाद दोस्तों समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल होता है। ये दोस्तों 5 मंडल हमारे होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि किस मंडल में जो है वह ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको पता होगा दोस्तों जो आपका समताप मंडल है दोस्तों, इसी में ओजोन परत जो है वह पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है? तो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर दोस्तों यह बोला जाता है। और क्षोभ मंडल की बात की जाए तो इसे संवहन मंडल, संवहन मंडल या दोस्तों अधोमंडल, अधोमंडल यह भी बोला जाता है। तो ध्यान रखें, क्षोभ मंडल को दोस्तों संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ध्रुवों पर दोस्तों इसकी ऊंचाई होती है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर ऊंचाई इसकी होती है 18 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों अगर समताप मंडल की बात की जाए, इसे क्या बोला जाता है? तो समताप मंडल इसे दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 50 दोस्तों किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और मैंने बताया कि इसमें ओजोन जो परत है वह पाई जाती है। और दोस्तों जो समताप मंडल है यहाँ पर दोस्तों जो आंधी तूफान या कोई भी प्रकार की जो है दोस्तों प्राकृतिक या पर्यावरणीय दोस्तों कोई भी जो क्रियाकलाप है वह नहीं होता है। इसीलिए समताप मंडल जो है यहाँ पर दोस्तों जो हवाई जहाज हमारे होते हैं, हवाई जहाज उड़ाने की दोस्तों जो है पर्याप्त एकदम दोस्तों अच्छी अनुकूल स्थिति मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। और जो आपके दोस्तों ये अब जो वर्षा होती है दोस्तों, वर्षा या बिजली का जो बिजली दोस्तों यह आपकी चमकती है। उसके अलावा दोस्तों जितनी भी तूफान आते हैं या कुछ होता है वह आपके क्षोभ मंडल में ही होता है। और बात की जाए मध्य मंडल की, तो दोस्तों मध्य मंडल की ऊंचाई जो है कितनी होती है? लगभग 80 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है मध्य मंडल की। और आयन मंडल दोस्तों, आयन मंडल की ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। उसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो संचार उपग्रह हमारे होते हैं वह आयन मंडल में ही स्थित होते हैं। संचार उपग्रह यह आयन मंडल में ही स्थित होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा था कि ओजोन परत जो है वह किस मंडल में होती है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो दोस्तों जो आपको पता होगा इसमें ऑप्शन बताइए, जो ऑप्शन है देखिएगा। ए नंबर ऑप्शन है सरदार पटेल, बी नंबर है बाबू जगजीवन राम, सी नंबर है मोरारजी देसाई और डी नंबर है गोविंद वल्लभ पंत। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जगजीवन राम की दोस्तों बात की जाए तो भारत के प्रथम श्रम मंत्री, श्रम मंत्री जो श्रम मंत्री हैं वह जगजीवन राम जी हैं। और मोरारजी देसाई दोस्तों आपको पता होगा सर्वाधिक बार दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वह मोरारजी देसाई जी के पास है। इन्होंने दोस्तों 10 बार जो है बजट पेश किया है, 10 बार बजट पेश किया है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें, मोरारजी देसाई जी जो हैं यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री, बाबू जगजीवन राम जी श्रम मंत्री और गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत जी। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के खिताब किसने दी? ए नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर
राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों जो सरोजिनी नायडू जी हैं, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वह कहा था किसने? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी ने कहा था। जबकि दोस्तों अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों सरोजिनी नायडू जी को कहा था भारत कोकिला। भारत कोकिला, ध्यान रखिएगा दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात की जाए दोस्तों, आपको पता था, ऊपर ही प्रश्न हुआ था कि भारत के दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष वह भी दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। और जो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आपको पता होगा इनकी उपाधि क्या थी? तो गुरुदेव दोस्तों इनकी उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। इनकी दोस्तों अगर बात की जाए सरोजिनी नायडू जी की, तो आपको पता होगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थे। और दोस्तों यह किस स्टेट की राज्यपाल बनी? तो उत्तर प्रदेश की। यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, सरोजिनी नायडू जी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, और किस दोस्तों स्टेट की? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी दोस्तों 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई की स्थापना दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यंग हिल्टन समिति की। यंग हिल्टन समिति, इसकी सिफारिश पर दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई थी। मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो शुरुआत में दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वह हुआ करता था दोस्तों कोलकाता में। इसका मुख्यालय शुरुआत में दोस्तों कोलकाता में हुआ करता था, कोलकाता में। लेकिन दोस्तों 1937 में इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में आ गया, और तब से ही दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और जो राष्ट्रीयकरण है वह कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को। स्थापना दोस्तों यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। मुख्यालय प्रारंभ में दोस्तों कोलकाता में था, लेकिन 1937 के बाद अब तक दोस्तों जो मुख्यालय है इसका वह मुंबई में है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा? कह रहा था राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 1949 को। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, टीबी के खिलाफ अभियान के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों टीबी के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया? आपको पता होगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। यह दोस्तों अभियान चलाया गया है भारत द्वारा टीबी के खिलाफ, जो है टीबी को समाप्त करने के लिए। और भारत द्वारा दोस्तों इसका लक्ष्य क्या रखा गया? भारत द्वारा दोस्तों टीबी हारेगा देश जीतेगा इसका लक्ष्य रखा गया 2025 तक। ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा लक्ष्य 2025 तक। अगर बात की जाए दोस्तों विश्व स्तर पर इसका जो लक्ष्य है वह कब तक है? विश्व स्तर पर टीबी समाप्त करने का लक्ष्य क्या है विश्व स्तर पर? तो दोस्तों विश्व स्तर पर इसका लक्ष्य है 2030। यह चीज़ दोस्तों ध्यान रखें, विश्व स्तर पर टीबी को समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2030, और भारत के द्वारा दोस्तों जो लक्ष्य रखा गया है वह 2025 रखा गया है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगर बात की जाए जो ये टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों 25 सितंबर 2019 से। ध्यान रखिएगा, 25 सितंबर 2019 से यह मुहिम शुरू की गई, टीबी हारेगा देश जीतेगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है,
संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? संथारा जो है यह किस दोस्तों समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है सिख धर्म, दूसरा है जीव धर्म, तीसरा है दोस्तों जैन धर्म और चौथा है बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म आपको पता होगा, जैन धर्म बाद को दोस्तों दो धर्मों में, दो दोस्तों शाखाओं में विभाजित हुआ। कौन कौन सी दो शाखाएं? श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर, इनमें दोस्तों विभाजित हुआ। इसमें भी दोस्तों जो आपका संथारा है, इसे दोस्तों आप कह सकते हैं संलेखना या समाधि। इसमें दोस्तों जो दिगंबर है वह दोस्तों इसे समाधि या संलेखना कहते हैं, जबकि जो श्वेतांबर हैं वह इसे जो है संथारा कहते हैं। जो श्वेतांबर है दोस्तों, जो इनकी श्वेतांबर वाली शाखा है वह दोस्तों संथारा कहते हैं, जबकि दिगंबर जो शाखा है इनकी वह इसे कहते हैं समाधि या संलेखना, समाधि या संलेखना, संलेखना। इसमें दोस्तों होता क्या है, जब दोस्तों जैन समुदाय के लोग मृत्यु के समीप होते हैं तो दोस्तों ये लोग दोस्तों समाधि ले लेते हैं और भोजन या अन्न जो है सॉरी भोजन और पानी या दोस्तों ये लोग त्याग देते हैं। इसे ही दोस्तों जो है जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा द्वारा संथारा कहा जाता है और दिगंबर शाखा द्वारा समाधि या संलेखना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? ए नंबर ऑप्शन है शिरडी धाम, बी नंबर है मानगढ़ धाम, सी नंबर है बागेश्वर धाम, डी नंबर है गिरैदपुरी धाम। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने मानगढ़ जो धाम है इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। दोस्तों मानगढ़ जो किला है या मानगढ़ धाम है या दोस्तों 1913 में, यहाँ पर 1913 ईस्वी की बात है, ब्रिटिश सेना द्वारा दोस्तों लगभग 1500 जो आदिवासी थे, 1500 आदिवासी इनकी दोस्तों हत्या कर दी जाती है। इसीलिए दोस्तों उन्हीं की याद में जो है प्रत्येक वर्ष यहाँ पर दोस्तों जो है राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया गया है और इनका दोस्तों उन्हीं की याद में जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें यह बिल्कुल सही है। और यह दोस्तों जो मानगढ़ धाम है यह स्थित कहाँ है? तो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर दोस्तों स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा की संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो इला भट्ट जी हैं यह प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता, प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता और जो सेवा है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों स्वरोजगार महिला संघ, रोजगार महिला संघ। इसकी दोस्तों संस्थापक हैं इला भट्ट जी, नाम ध्यान रखिएगा। इनका दोस्तों निधन हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है 1985 ईस्वी में दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1985 ईस्वी में पद्मश्री से, और 1986 में दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो इला भट्ट जी हैं इन्हें 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, हाल ही में पेरिस 2024 में दोस्तों पेरिस ओलंपिक जो होना है, 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक शुभंकर के लिए अनावरण किया गया। तो दोस्तों पूछ रहा है कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा इसका, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक इसका शुभंकर क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों पांडा, बी नंबर है लाल जगुआर, सी नंबर है ओलंपिक फ्रीज और डी नंबर है कैट।
तो इसमें दोस्तों जो 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक पेरिस में होने हैं, इसका शुभंकर जो है वह है ओलंपिक फ्रीज। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक हमारे जो 10 प्रश्न जीएस के 10 प्रश्न जो जीएस के दोस्तों और करंट अफेयर के थे वह दोस्तों हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं उनको दोस्तों सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न है, यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगी। यह दोस्तों शीट दी हुई है, इसको कह रहा है कि बीच से ये जो दोस्तों डॉट लाइन थी बीच से मोड़ दिया जाए तो चित्र इनमें से कौन सा बनेगा। तो दोस्तों अब देखिएगा, ये 4 दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग दोस्तों देखकर जान सकते हैं कि जो अगर इसको फोल्ड कर दिया जाएगा तो दोस्तों इसमें जो ये डॉट लाइन थी, ये जो त्रिभुज सा बना है दोस्तों, यह इस जो आयत है इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों और यह बिल्कुल डॉट लाइन के किनारे होगा। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा ये वर्ग टाइप का है, तो दोस्तों जब ये फोल्ड होगी इधर तो त्रिभुज जो है यह इसके मध्य में आ जाएगा। तो यही दोस्तों जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। इसमें दोस्तों ए नंबर जो ऑप्शन है इसमें त्रिभुज जो है उल्टा दिया हुआ है तो ये हो नहीं सकता। बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें दोस्तों यही बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर भी गलत है और डी नंबर भी गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है। और ए भाग जो है उसका अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो दोस्तों यही इक्वेशन दी हुई है, तो कह रहा है कि एस और यू जो है इनका दोस्तों संबंध निकालना है। तो आप लोग देखिएगा, लिखा है दोस्तों, देखिएगा u प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी भाग है r, उसके बाद दोस्तों भाग हुआ है s माइनस टी। तो इसमें दोस्तों देखिएगा प्लस का अर्थ क्या है। प्लस का अर्थ है जो u है वह c की पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई। गुणा का दोस्तों अर्थ क्या है। गुणा का अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी दोस्तों सी जो है वह बी की सी जो है क्यू की माता है। उसके बाद दोस्तों माइनस का जो अर्थ है वह ए बी का भाई है, यानी दोस्तों क्यू जो है वह पी का भाई है। उसी प्रकार दोस्तों आर और भाग, इसका अर्थ क्या हुआ। भाग का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी पी जो है वह आर का पुत्र है। यहाँ पर भी दोस्तों भाग का अर्थ क्या होगा, आर जो है वह एस का पुत्र है। उसके अलावा दोस्तों जो टी माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई, यानी एस जो है वह टी का भाई है, यह दोस्तों भाई है। तो अब आगे दोस्तों देखिएगा, इसको हम लोग मैप से जो बनाएंगे वह आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा दोस्तों, जो सीधा दोस्तों इधर से स्टार्ट करेंगे टी से, तो दोस्तों ये टी हो गया। 1 मिनट दोस्तों देखिएगा, ये टी हो गया। टी कह रहा है टी का भाई कौन है। टी का भाई है एस, यानी दोस्तों एस का जेंडर हमें क्लियर है कि एस जो है वह भाई है। तो टी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि टी क्या है, मतलब दोस्तों स्त्री है या पुरुष है, लेकिन एस जो है इसका पता है कि जो टी है उसका भाई है एस। तो इसमें दोस्तों टी का भाई जो है वह एस हो गया। उसके बाद जो एस है, एस और टी का संबंध क्या है, तो टी का दोस्तों टी और एस का संबंध हो गया कि ये दोस्तों भाई है। एस और आर का संबंध क्या है, एस का जो आर है, आर जो है वह पुत्र है, आर यह पुत्र है दोस्तों, पुरुष ये भी है। उसके बाद दोस्तों आर और पी का संबंध क्या है, यह भी दोस्तों आर का पुत्र है पी, आर का पुत्र हो गया पी। उसके बाद दोस्तों आर और पी का हो गया, आर और पी इनका हो गया पी। और क्यू की बात की जाए तो दोस्तों क्यू जो है वह पी का भाई है, पी का भाई है क्यू, ये भी दोस्तों पुरुष है, भाई है। क्यू के बाद दोस्तों कह रहा है जो सी है वह
सी है दोस्तों, सी की माता कौन है? क्यू। तो सी की दोस्तों माता है क्यू, यानी सी, सॉरी, सी जो है वह दोस्तों माता है, सी जो है माता है क्यू की। तो दोस्तों क्यू की माता होगी, क्यू की माता सी है, क्यू की माता सी है। उसके अलावा दोस्तों जो यू है वह पुत्री है किसकी? सी की, यानी सी की पुत्री है एक, वह कौन है? यू, यह पुत्री हो गई। तो दोस्तों इसमें हमें केवल एक का जेंडर नहीं क्लियर है, वह टी है, बाकी सबका जेंडर क्लियर है। एस पुरुष है, आर पुरुष है, पी पुरुष है, क्यू पुरुष है, और सी और यू यह दो दोस्तों स्त्रियां हैं। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि एस और यू, एस यू से किस प्रकार संबंधित है? तो एस दोस्तों जो है वह यह रहा, एस, एस दोस्तों यह है, और यू यहाँ पर है। तो संबंध किस प्रकार है? एस का जो पुत्र है आर, आर का पुत्र है पी, यानी दोस्तों इनका संबंध क्या हुआ? इनका संबंध हुआ दादा और पोता का। यहाँ से दोस्तों पी और क्यू जो है यह भाई भाई हैं, क्योंकि माता सी है और माता सी का जो एक बेटी है यू, यानी दोस्तों जो क्यू और यू हैं यह भाई बहन हैं। इसका मतलब दोस्तों पी क्यू ये दोनों भाई भाई थे, और क्यू और यू यह भाई बहन हैं। तो ये तीनों दोस्तों जो हैं वह भाई बहन हैं, पी क्यू और यू, यो तीनों दोस्तों भाई बहन हैं। तो इसमें दोस्तों अब कह रहा है कि एस यू से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है यू से, तो दोस्तों यू जो है वह स्त्री है, लड़की है, यानी दोस्तों तो एस जो है वह पुरुष है। और यह दोस्तों क्या हुआ? ये दोस्तों एस का पुत्र जो है आर, आर का पुत्र पी, यानी इनका दोस्तों संबंध क्या हुआ? ये दादा, दादा और पोता का संबंध हुआ। तो इसमें दोस्तों यू और एस किस प्रकार संबंधित है? यू के जो दादा हैं वह एस हैं। तो इसमें वही पूछ रहा था कि एस यू से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी नंबर, दादा। डी नंबर जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसमें दोस्तों संख्या आगे आगे की बताना है। 116 है, उसके बाद 128 है, 146 है, 170 है, और 200 है। एक मिनट दोस्तों देखिएगा, संख्या दी हुई है 116, उसके बाद 128 है, उसके बाद 146 है, 170 है, और 200। उसके बाद हमें संख्या ज्ञात करनी है। इनका अंतर निकाल देते हैं पहले। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 12 का। इसके बाद इनका अंतर कितना है? इनका दोस्तों यहाँ से 16 8, उसके बाद दोस्तों 18, 18 का अंतर है। यहाँ दोस्तों अंतर है यह 10 से 6 गए 4, दोस्तों 24 का अंतर है। इसमें दोस्तों 30 का अंतर है। इसमें दोस्तों 12 18 24 30 का अंतर है। कितने कितने प्लस हो रहा है? 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 6 यहाँ पर दोस्तों 36 हो जाएगा। यानी दोस्तों अगला अंतर जो है वह 36 का होगा। यानी यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी? संख्या यहाँ पर आएगी अब 236। तभी दोस्तों यहाँ पर अंतर जो है वह 36 का हो पाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा 236। ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। 7 8 113, दूसरे कॉलम में है 11 12 265, तीसरे में 14 9, और ये यह संख्या में ज्ञात करनी है। तो इसमें दोस्तों आप लोग देखिएगा, 7 का स्क्वायर कर दिया जाए और 8 का स्क्वायर, तो 7 7 49, 8 8 64, इनका योग कितना होगा? 13 6 4 10 11। उसके अलावा दोस्तों 11 का स्क्वायर कर दिया जाए और 12 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो 11 स्क्वायर होगा 121, और 12 का 144। इनका योग करें तो होगा 5 4 2 6 2, 265 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 14 और 9 जो हैं, 14 का स्क्वायर कीजिए प्लस 9 का स्क्वायर कीजिए, तो 14 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा? 14 का स्क्वायर होगा 196, और 9 का स्क्वायर तो नाम 81। इनका योग कीजिएगा 6 1 7 17, और 277, तो 277 होगा। आगे देखिएगा, ऑप्शन देखते हैं 277, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 277 ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 277। अगला प्रश्न दोस्तों है, देखिएगा,
अगला प्रश्न कह रहा है, एक कूट भाषा में एस्ट्रोनॉमी को दोस्तों ये कुछ SARTPONYM लिखा हुआ है, उसी भाषा में दोस्तों लिखा है FENUGREE। इसे कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों देखिएगा, लिखते हैं ASTRONOMY। इसको दोस्तों लिखा क्या है? SARTPONYM। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है, इसमें संख्या का जो अक्षर है इनका बदलाव किया गया। ये यहाँ पर हो गया SS दोस्तों, जो अक्षर हैं उनका क्रम बदला गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर T इधर आ गया, R इधर आ गया। इधर दोस्तों देखिएगा O और P, यह दोस्तों जो हैं वह जो इसमें +1 किया गया है। O उसके बाद +1 तो P हो गया। इधर दोस्तों N की बात की जाए तो N और O इनका स्थान परिवर्तित हुआ है। इधर Y और M इसका भी स्थान परिवर्तित हुआ है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लिखेंगे FENUGREEK। तो इसका भी दोस्तों देखिएगा स्थान परिवर्तित करते हैं, EFN इधर आ जाएगा, U इधर हो जाएगा। इधर दोस्तों G का जो है, G को क्या करना था? G को +1 करके लिखना था। तो G के बाद क्या आएगा? +1 यानी H, G +1 यानी H होगा। इधर दोस्तों R इधर आ जाएगी, E इधर आ जाएगी, इसमें K जो है इधर आ जाएगा और E इधर चली जाएगी। तो क्या बना दोस्तों? देखिएगा UNH, उसके बाद ERKE। तो दोस्तों देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? EFUNH, इसके बाद क्या आ गया? तो A नंबर ऑप्शन गलत हो गया। बी दोस्तों देखिएगा EFUNF, ये भी दोस्तों गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों C नंबर UNEF, ये भी दोस्तों गलत हो गया। डी नंबर EFUNHERKE, डी नंबर ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों इसमें जो संख्या थी, जो अक्षर थे उनको दोस्तों उनका स्थान बदला गया था और मध्य का जो अक्षर था उसमें +1 करके लिखा गया था। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ से हमारे जो उसके दोस्तों प्रश्न शुरू हो जाते हैं कंप्यूटर के। तो देखिएगा अब कंप्यूटर के 5 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 36 है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कॉपी करने के लिए कौन सी जो है कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपकी दोस्तों Ctrl+V A नंबर ऑप्शन है, B नंबर ऑप्शन है, Alt+C C नंबर है, Ctrl+C और D नंबर है Shift+C। तो इसमें दोस्तों आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो कॉपी करने के लिए की यूज होती है उसका दोस्तों शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+C। ऑप्शन नंबर जो C है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट की होती है? तो Ctrl+C। और पेस्ट के लिए पूछा जाए आपसे तो दोस्तों होता है Ctrl+V, यह होता है पेस्ट के लिए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो C है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। तो दोस्तों अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क। तो दोस्तों निजी नेटवर्क जो होता है उसका नाम होता है इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर जो B है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो इंट्रानेट होता है यह जो दोस्तों आपके लैन कंप्यूटर होते हैं इनको दोस्तों आपस में दोस्तों कनेक्ट किया जाता है और इसे ही दोस्तों इंटरनेट कहा जाता है। जो लैन कंप्यूटर आपके होते हैं, लैन कंप्यूटर, इन्हें आपस में दोस्तों जो है कनेक्ट किया जाता है, इसे ही दोस्तों इंटरनेट बोला जाता है। और यह इंटरनेट जो है वह इंटरनेट का निजी दोस्तों निजी रूप है या निजी नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा
जो किसी संगठन द्वारा उपयोग किया गया निजी नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। इसमें दोस्तों जो लैन कंप्यूटर होते हैं इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। जो लैन कंप्यूटर हैं आपके, इन्हें ही आपस में जोड़ा जाता है। आगे देखिएगा, 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? तो बाइनरी संख्या आपको पता होगा दोस्तों, 0 और 1 जो है इसी रूप में बाइनरी संख्या लिखी जाती है, तो ए नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1976 में निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपको पता होगा जो क्रे फर्स्ट है यह 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था। और दोस्तों जो ये क्रे फर्स्ट है इसे किसने विकसित किया था? तो दोस्तों सर जे रिसर्च कंपनी जो थी दोस्तों, जो क्रे रिसर्च कंपनी थी, रिसर्च कंपनी, ये दोस्तों अमेरिका की थी। इसी के द्वारा यह दोस्तों कंप्यूटर खोजा गया था और यह दोस्तों बहुत फास्ट था। यानी दोस्तों अगर इतिहास की बात की जाए तो यह सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर था। अगर भारत की बात की जाए दोस्तों, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000। परम 8000 यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और किसने इसे विकसित किया था? तो दोस्तों जो सीडैक है, सीडैक, इसी के द्वारा दोस्तों 1991 में परम 8000 को विकसित किया गया था। तो ध्यान रखें, भारत में अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो दोस्तों सीडैक ही सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। और 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे फर्स्ट। इसका दोस्तों निर्माण किसने किया? तो जो के रिसर्च कंपनी है इसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रजिस्टर मेमोरी होती है यह कंप्यूटर में दोस्तों सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी या सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कि रजिस्टर मेमोरी के बाद सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो दोस्तों कैश मेमोरी जो है, या कैश मेमोरी, यह रजिस्टर मेमोरी के बाद सबसे तेज मेमोरी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो है प्रश्न पसंद आया होगा। प्रश्न जो हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे थे। आशा करता हूँ प्रश्न की जो सीरीज है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर प्रश्न और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।